हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, इसी कॉन्सेप्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहां हमने देखा है कि फाइनेंशियल मार्केट एक प्लेस होती है जहां पे फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट और एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स, राइट। अब फंक्शन की अगर बात करते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन को चार इंपॉर्टेंट फंक्शंस माने गए हैं, राइट। 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट है कि यहाँ पे जो सेविंग्स होती हैं उनको मोबिलाइज किया जाता है और उन सेविंग्स को प्रोडक्टिव यूज़ में चैनलाइज किया जाता है। दूसरा है कि जो प्राइस होती है फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ है, उनकी प्राइस आपकी फाइनेंशियल मार्केट में डिटरमाइन हो पाती है। तो ये भी एक फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन है कि यहाँ पे प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ डिटरमाइन होती हैं। थर्ड, फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देता है, राइट। और फोर्थ क्या हो गया कि फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या होता है कि ये जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है उसको लोअर करे, मिनिमम करे और रिड्यूस करे। तो ये चार इंपॉर्टेंट काम है, फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट के। पहला कि वो सेविंग्स को प्रोडक्टिव यूज़ में लगाता है। दूसरा, प्राइस जो सिक्योरिटीज़ है उनको डिटरमाइन करता है। फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है और कॉस्ट को रिड्यूस करता है, राइट। अब एक एक फंक्शन को हम यहाँ पे समझेंगे। फर्स्ट देखते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। पहले मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स को समझ लीजिएगा। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स का मतलब ये हो गया कि देखिए जो सेवर्स है, मतलब जो हाउस होल्ड्स हैं, वो अपनी सेविंग्स, अपने सरप्लस को फाइनेंशियल मार्केट में लगाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ए है, ए के पास 1 लाख रुपए है, बी है उसके पास 2 लाख है, सी है उसके पास भी 1 लाख है ना। इसी तरह डी है उसके पास भी 1 लाख है। तो अब यहाँ पे अगर इंडिविजुअल देखिए तो किसी के पास 1, किसी के पास 2, किसी के पास 1, ऐसे पैसे हैं। पर अगर वो फाइनेंशियल मार्केट में वो पैसे रख रहे हैं तो एक साथ कितने आ गए, 5 लाख रुपीज़ आ गए। तो मोबिलाइजेशन ऑफ फंड हो गया, है ना। जो इंडिविजुअली दिख रहे थे वो एक साथ ज़्यादा पैसे दिख रहे हैं। अब जब एक साथ फंड दिखता है तो उसका यूज़ कैसे करते हैं, उसको हम सही जगह लगाते हैं, राइट। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है सेवर्स को कि जो उनके सेविंग्स हैं, है ना, जो भी उनका सरप्लस ऑफ फंड है वो इन्वेस्टर्स तक ट्रांसफ़र करें। अब इन्वेस्टर मतलब बिजनेस यूनिट्स को छोटे मोटे पैसे या थोड़े पैसे तो चाहिए नहीं होते, उनको एक हैवी अमाउंट में फंड चाहिए होता है अपने बिजनेस को रन कराने के लिए, ठीक है, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, ठीक। और यहाँ पे क्या हो गया, जो सेवर्स हैं उनको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनीज हैं, उनके ऑप्शंस अलग अलग हैं। उनको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन मिल सकते हैं जहाँ पे वो अच्छा इनकम अर्न कर सकते हैं। जो हायर रेट ऑफ रिटर्न दे रहा होगा वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर देंगे। उनको क्या होता है, इन्वेस्टमेंट से कैपिटल अप्रिसिएशन होती है, मतलब जो ये 1 लाख लगाए हैं ना, वो 1 लाख उनको 2 लाख बन जाएगा, 2 लाख उनको 4 लाख बन जाएगा या 2.5 लाख बन जाएगा, तो उनको कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में क्या हो गया कि जो सेविंग्स थी वो सही जगह पे लग रही, प्रोडक्टिव यूज़ में लग रही हैं, मोबिलाइज हो रही हैं, और जो सेवर्स हैं उनको उनके सरप्लस के लिए इनकम मिल रही है, ठीक। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, सरप्लस ऑफ फंड्स को चैनलाइज करके उसको मोस्ट प्रोडक्टिव वे में यूज़ किया जाता है, राइट। नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या होता है, नेक्स्ट फंक्शन होता है फैसिलिटेटिंग द प्राइस डिस्कवरी। फैसिलिटेटिंग द प्राइस डिस्कवरी का मतलब क्या हो गया कि फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है प्राइस को डिस्कवर करने में कि कितनी प्राइस होनी चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट का काम है कि वो प्राइस को डिटरमाइन करे कि किसी एसेट्स की प्राइस क्या लगनी चाहिए। अब ये बात समझिए, इसको ऐसा समझिएगा कि जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, अगर सिंपली देखिए, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं और छोटे मोटे आप देखते होंगे अपने आस पास, तो देखिए फ्रूट्स का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जब सीज़न ऑफ होता है उस समय अगर आप उस फ्रूट्स को परचेज कर रहे हो तो उसकी प्राइस बहुत हाई होती है। फ्रूट्स छोड़िए, किसी भी चीज़ का अगर आप देखिए ऑफ सीज़न में, उस चीज़ का जब सीज़न नहीं है, ऑफ सीज़न में जब आप उसे परचेज़ करते हैं तो उसकी प्राइस बहुत हाई होती है, राइट। वही जब उस चीज़ का सीज़न आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में उसकी प्राइस भी क्या होती है, मिनिमम होती है। कहने का क्या मतलब हुआ कि प्राइस फ्लैक्चुएट हो रही है, प्राइस कोई फिक्स नहीं है। तो जो प्राइस कोई चीज़ 10 की मिल रही है, कोई चीज़ 100 की मिल रही है, ये कैसे डिसाइड हो पाया कि आज तो वो 10 की मिल रही है और कुछ टाइम के बाद वो 50 की मिलने लग गई, क्यों, है ना। तो ये कैसे होता है, ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई में। तो प्राइस किसी भी कमोडिटी को डिटरमाइन करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो डिमांड एंड सप्लाई होता है। जो हमने एग्जांपल दिया उस एग्जांपल से समझिएगा, ऑफ सीजन में मान लीजिए फ्रूट्स की बात कर रहे हैं तो ऑफ सीजन में, ऑफ सीजन का मतलब यही हुआ कि उस समय उस फ्रूट्स का सीजन नहीं है, मतलब उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, मतलब उसकी सप्लाई
कम है, राइट? लेकिन मांगने वाले लोग अगर ज़्यादा होंगे, चाह रहे हैं कि हमें वो चीज़ मिल जाए, तो फिर जो सेलर है वो क्या करेंगे? कम उनके पास अवेलेबल है और उनके पास डिमांड ज़्यादा है, मांगने वाले लोग, खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो वो उसकी प्राइस क्या कर देंगे? हाई कर देंगे कि ज़्यादा महंगा बेचेंगे, प्रॉफिट भी ज़्यादा कमा लेंगे और जो ज़्यादा पैसा पे कर पाएगा उसको हम दे देंगे, राइट? तो मतलब क्या हो गया, अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस हाई हो जाती हैं और वाइस वर्सा केस होता है, ठीक? तो डिमांड एंड सप्लाई किसी भी प्राइस को फिक्स करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसी तरह अगर फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, तो जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो उनकी डिमांड एंड सप्लाई फाइनेंशियल मार्केट में कैसी है, उसके बेसिस पे उन सिक्योरिटीज़ की प्राइस डिसाइड होती है, ठीक है? तो जो हाउसहोल्ड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो सप्लायर ऑफ फंड्स होते हैं। मतलब सप्लाई कौन दे रहा है? मनी की सप्लाई किससे आ रही है? जैसे फ्रूट्स कहाँ से आ रहे हैं? सेलर के थ्रू आ रहे हैं। तो सप्लायर कौन हो गया? वो सेलर हो गया, ठीक? इसी तरीके से जो आपका मनी है, यहाँ पे जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ क्रिएट हो रही है, जो फंड है, जो मनी है, वो कहाँ से आ रही है? वो मनी आ रही है हाउसहोल्ड से, सेवर्स से आ रही है। तो ये सप्लायर ऑफ फंड्स हो जाते हैं। वहीं जो बिज़नेस फर्म होती है, उनको पैसे चाहिए होती हैं, वो डिमांड कर रहे होते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? आपका डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं। बिजनेस फर्म्स या इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं और इनके बीच में जब इंट्रैक्शन होता है तब प्राइस फिक्स होती है कि वो इनके पास इतना सरप्लस फंड है, उनको इतने का चाहिए, तो कितना रेट फिक्स हो रहा है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट प्राइस को डिस्कवर करने में हेल्प करता है। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे फाइनेंशियल मार्केट में प्राइस डिसाइड होती है और डिमांड एंड सप्लाई कैसे इस पर इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है प्रोवाइडिंग अ लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। अगर लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? ईजी कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। मतलब हम अगर किसी चीज़ को तुरंत कैश में कन्वर्ट कर ले, कैश सबसे लिक्विड होता है। आपको कुछ भी चाहिए तो आपको कैश आपके पास है, आप तुरंत जाके परचेज कर सकते हैं। वहीं आपके पास किसी ने 100 रुपये की, मतलब 1 लाख की मान लीजिए या 1,000 की एफडी दे दी और आपको कुछ खरीदना है, तो आप उस एफडी को देके किसी से खरीदने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, उस एफडी को पहले कैश में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर आप खरीदिए, तो फिर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश लिक्विडिटी बताता है, ठीक है? कितनी जल्दी हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस बेसिस पे डिसाइड होती है कि वो कितना लिक्विड है। तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकता है तो हाईली लिक्विड है, कैश में कन्वर्ट होने में प्रॉब्लम होती है, टाइम लगता है, तो वो लो लिक्विड है। जैसे अगर आपके पास बिल्डिंग है तो इसकी लिक्विडिटी बहुत कम है, क्योंकि बिल्डिंग सेल हो, इसको सेल करने में, कैश में बनने में बहुत टाइम लग जाता है ना? तो इसकी कन्वर्टेबिलिटी है, इसकी लिक्विडिटी है, क्या होती है? लो होती है। वहीं कि कोई एफडी वगैरह है तो इसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि तुरंत बैंक में गए, तुड़वाया, पैसा आ गया आपके हाथ में, करेक्ट? तो ये लिक्विडिटी हो गया। तो फाइनेंशियल मार्केट जो होता है वो फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक? ये कैसे? क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में हम ईजिली उन सिक्योरिटीज़ को, उन एसेट्स को परचेज और सेल कर सकते हैं। जब हम उन एसेट्स को परचेज और सेल कर सकते हैं तो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो गए, तो वो क्या हो गया? हमें लिक्विडिटी को प्रोवाइड कर देता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट में ना बहुत तरीके की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल होती है, जो आपको बिना कुछ खर्च किए आराम से मिल जाती है, ठीक है? अब आपको बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी रिक्वायरमेंट के, बिना कुछ खर्च किए अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है, तो उससे आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका एफर्ट, आपकी मनी सब सेव होती है। तो बायर और सेलर, मतलब आपके सेवर्स और इन्वेस्टर्स, दोनों को अगर इन्फॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल हो जा रही है फाइनेंशियल मार्केट में, तो उनको अपने पैसे, अपनी चीज़ें, अपना एफर्ट, अपना टाइम खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या हो जाएगा? वो पैसे, वो टाइम, वो मनी कहीं और वो खर्च करेंगे, जो उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में खर्च करते हैं वो कहीं और करेंगे। तो इससे क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ये बाय और सेल करना या उस एसेट्स को क्रिएट करने का जो खर्चा है वो क्या हो जाता है? मिनिमम, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में गैदर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक? सो ये वो 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट के। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या हो गया? एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो गया बायर और सेलर के लिए, जहाँ पे वो अपनी इंडिविजुअल नीड के हिसाब से चीज़ों को पूरा कर पाते हैं, ठीक है? उनको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना, किसकी कैसी नीड है, अभी लगा के पैसे कल ही निकाल लेना है, तो जिसकी जैसी नीड उसके हिसाब से उनको फाइनेंशियल मार्केट वो प्लेस प्रोवाइड कर देता है। क्लियर है? अब हम इसी फंक्शंस को ना बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं, मतलब टू द पॉइंट समझते हैं।
ठीक है। तो एक डायग्राम के हिसाब से इसको इन शॉर्ट समझते हैं। तो पहली चीज़ क्या होगी, चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में चैनलाइज करना। तो यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को क्या होता है, बहुत सारा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का मिल जाता है, सेवर्स को बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस मिल जाते हैं और वो अपनी सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्राइस को डिटरमाइन करना। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे आपका जो प्राइस होती है वो फिक्स होती है। यहाँ पे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिमांड को रिप्रेजेंट करती हैं और जो हाउस होल्ड्स होते हैं या सेवर्स होते हैं वो सप्लाई को रिप्रेजेंट करते हैं। और फाइनेंशियल मार्केट वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इंट्रैक्ट होती हैं और प्राइस डिटरमाइन हो जाता है। क्लियर। इसी तरह नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट्स लिक्विडिटी प्रोवाइड करना फाइनेंशियल एसेट्स को। तो यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स ईजिली सेल परचेज हो जाते हैं और जब ईजिली सेल परचेज होते हैं तो ईजिली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। और लास्ट हमारा लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। यहाँ पे ऑलरेडी उन सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड जो सिक्योरिटीज़ वहाँ पे ट्रेड हो रही हैं उनसे रिलेटेड जितने भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑलरेडी प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। इससे आपका टाइम एफर्ट मनी दोनों बचता है बायर एंड सेलर का और आपके लिए क्या हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है। ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की। देखिए फाइनेंशियल मार्केट को जब हम क्लासीफाई करते हैं ना तो क्लासीफाई करने का जो बेसिस है वो है मैच्योरिटी। ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इस मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं उनकी मैच्योरिटी पीरियड क्या है उसके बेसिस पे हम इस मार्केट को क्लासीफाई करते हैं। अगर उन सिक्योरिटीज़ की जो मैच्योरिटी पीरियड है वो लेस देन 1 ईयर होती है तो हम उनको मनी मार्केट में ट्रेड करते हैं। ठीक। और अगर यही मोर देन 1 ईयर होती है या लंबे समय की मैच्योरिटी होती है, मतलब 10 साल में वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ मैच्योर होंगी, 15 साल में होंगी, तो वो हम कैपिटल मार्केट में ट्रेड करते हैं। सो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की अगर बात करें तो 2 तरीके का मार्केट होता है फाइनेंशियल मार्केट में, एक होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। तो वो एसेट्स, वो सिक्योरिटीज़ जो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होती हैं, जो लेस देन 1 ईयर के लिए होती है, अगर उनकी बाइंग एंड सेलिंग करनी है, इस तरह के सेवर्स और इन्वेस्टर्स कहाँ मिलेंगे, मनी मार्केट में मिलेंगे। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको करना है ना, तो वहाँ उसके लिए बायर्स और सेलर्स कहाँ मिलेंगे, कैपिटल मार्केट में मिलेंगे। सेवर्स इन्वेस्टर कहाँ जाएंगे, कैपिटल मार्केट में। ठीक। कैपिटल मार्केट को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक हमारा होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी मार्केट। ठीक। तो कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को डील किया जाता है, जिनका मैच्योरिटी पीरियड लॉन्ग टर्म होता है उनको डील किया जाता है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब होता है कि प्राइमरी मार्केट मतलब जो फर्स्ट टाइम नए इश्यूज जो आते हैं, जो एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स जो क्रिएट होते हैं वो कहाँ पे होंगे, प्राइमरी मार्केट में। और सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी क्रिएट हैं, जो शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर सब इशू कर दिए जा चुके हैं, उनकी वापस से परचेज और सेल जो होती है, एक्सचेंज जो होगा वो कहाँ होगा, सेकेंडरी मार्केट में। तो प्राइमरी मार्केट में न्यू इश्यूज आते हैं, सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज़ है उनकी ट्रेडिंग होती है। क्लियर है। तो क्रिएशन कहाँ होगा, प्राइमरी मार्केट में, एक्सचेंज कहाँ होगा, सेकेंडरी मार्केट में। सो ये हमारा फाइनेंशियल मार्केट का क्लासिफिकेशन है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इन डिटेल इसको आगे पढ़ेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।